अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉक में आप लोगों ने बिहार की मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। इस ब्लॉक में आप लोगों को मैं बिहार की जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का कोशिश करूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार की जलवायु किसी भी विशेष स्थान के मौसम से संबंधित समस्त दशाओं की दीर्घकालीन औसत को हम उस क्षेत्र की जलवायु कहेंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, यह उस क्षेत्र की ऊंचाई कहने से तात्पर्य यह होता है कि वह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है। उसकी धरातलीय संरचना अर्थात कि वह समतल भूमि है या पहाड़ी है। उसकी भौगोलिक स्थिति, सौर विकिरण, वर्षा की मात्रा, समुद्र तट से उसकी दूरी, अक्षांशीय विस्तार इत्यादि पर निर्भर करता है। बिहार की जलवायु को जब हम अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि बिहार की जलवायु जो है वह मानसूनी है। यह आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। कारण है कि बहुत से एग्जामिनेशन में यह पूछ चुका है कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो वहां पर हम लोग देंगे, अगर उसमें चॉइस में अगर मानसूनी है तो हम लोग मानसूनी को दाग लगाएंगे। किंतु यहाँ की जो जलवायु है अर्थात बिहार की जो जलवायु है उसमें महाद्वीपीय जलवायु के भी लक्षण प्राप्त होते हैं। यह कह सकते हैं कि महाद्वीपीय जलवायु के भी लक्षण पाए जाते हैं, किंतु बिहार की जलवायु में वर्ष भर नमी बनी रहती है, जिस कारण से बिहार की जलवायु को हम लोग महाद्वीपीय जलवायु नहीं कहेंगे, बल्कि हम लोग इसको बोलेंगे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। यह दूसरा निकल करके आया कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो वह है महाद्वीपीय अर्थात संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। अगर किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप देख रहे हैं कि अगर आंसर ए भी दिए हुए ए भी दिए हैं, दोनों है, तो आप इसको ही टिक करेंगे, ना कि इसको। बिहार का जब हम अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह देखते हैं कि बिहार जो है वह कर्क रेखा से ऊपर है। आप लोग को पता होगा कि कर्क रेखा रांची से गुजरती है। रांची यानी झारखंड से, झारखंड के उत्तर में बिहार है, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में बिहार अवस्थित है, जिसके कारण बिहार का पूर्वी भाग, यह जो क्षेत्र है पूर्वी भाग में विशेष कर करके हम लोग देखने को मिलता है। यहाँ किशनगंज के बाद पूर्णिया, नीचे कटिहार, बगल में सहरसा, इन जिलों में अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु जो है, यह जो पैकेट है, इस पैकेट की जलवायु हम कहेंगे कि यह आर्द्र जलवायु है। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो वह आर्द्र है। वहीं उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी यह जो क्षेत्र है गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण का या पूर्वी चंपारण का, कि उत्तर पश्चिमी भाग में गोपालगंज, सिवान, सारण, इन जिलों में आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ का जो क्षेत्र है, यह गोपालगंज से लेकर के यह जो पैकेट है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा आर्द्र शुष्क जलवायु। यह क्षेत्र है जहां आर्द्र शुष्क जलवायु प्राप्त होती है। बिहार के उत्तरी भाग में यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको हिमालय की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। आपको देख रहे हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, नेपाल में आपको हिमालय का क्षेत्र है। वहीं आपको देख रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है वहां पर थोड़ा सा हिमालय का भाग पाया जाता है।
साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली वाष्पयुक्त वायु है, यानी यहाँ से जो चला बंगाल, वह हिमालय से टकराने के बाद में इन क्षेत्रों में, यानी कि बिहार के उत्तर का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भारी वर्षा करते हैं। बिहार में मई से जून तथा अक्टूबर से नवंबर में बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से जो बारिश होना स्टार्ट होते हैं, अर्थात कि इस जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वहीं शरद ऋतु में देखेंगे कि पश्चिम का जो विक्षोभ है, अर्थात हम पछुआ विक्षोभ कहते हैं, जिसके कारण शीतोष्ण चक्रवातीय प्रभाव वाली वर्षा होती है, जिसका भी प्रभाव बिहार में पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं इसको आगे कि बिहार में विभिन्न जलवायु विशेषताओं के कारण बिहार की जलवायु को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला जो भाग होता है वह है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शरद ऋतु। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे नंबर 1 पे, वह देखेंगे ग्रीष्म ऋतु को। बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ जो होता है वह होता है मार्च से, तथा मई में बिहार का तापमान सर्वाधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार राज्य का जो औसत तापमान है वह 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता में, यानी कि जब इस ऋतु आती है तो आर्द्रता में कमी हो जाती है। कमी आने के कारण है कि बाष्प बन करके जो आर्द्रता होती है वह खत्म हो जाता है तथा हवाएं शुष्क और गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से पश्चिम से पूर्व की ओर हवा बहना स्टार्ट होती है। इस शुष्क वायु को ही हम लोग लू कहते हैं। तो याद कर लेंगे कि गर्मी के मौसम में जो हवा चल रही है शुष्क हवा, उसको लू कहा जाता है। मई जून में बंगाल की खाड़ी से यहाँ से जो चक्रवाती तूफानें उठती हैं और बिहार की ओर आती है, इसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। यह आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसका अगला नाम काल बैसाखी भी है। साथ ही इसको एक और भी नाम दिया गया है, वह नाम दिया गया है आम्र वर्षा। यह आम्र वर्षा आपके लिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कारण कि क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि आम्र वर्षा किसके लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। तो आप लोग याद रखेंगे यह जो वर्षा होती है, यह नॉर्वेस्टर जो तूफान है या तो काल बैसाखी जो है या आम्र वर्षा है, यह जो वर्षा है आम और लीची फसलों के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होता है। बिहार का जो सर्वाधिक तापमान है वह यहाँ पर गया है। एक गया जिला में बिहार का सर्वाधिक तापमान होता है, गया। ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, वह देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु बिहार में पुनः हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम का भाग, अर्थात कि भारत का नक्शा देखेंगे तो उसका दक्षिण जो अरब सागर की बात है, वहाँ उधर से दूसरा साथ साथ देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी भाग बंगाल की खाड़ी वाले जो शाखा है उससे बारिश होती है। मानसून का जो बिहार में आगमन होता है वह 15 से 20 जून के बीच होता है। यह एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिहार में जो वर्षा का औसत है वह है 1271 मिलीमीटर। 1271 मिलीमीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे तो औसत वर्षा है 125 सेंटीमीटर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा पुनः देखने को हमको मिलती है कि यह जो किशनगंज का क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक होते। वहीं पटना का, यह जो पटना जिला का जो क्षेत्र है इसका पश्चिमी भाग में सबसे कम बारिश होती है। जैसे जैसे मानसूनी वायु का प्रवाह पश्चिम की ओर होता है
उसी तरह से वर्षा में धीरे धीरे कमी आते चल जाती है। यानी पूर्व में किशनगंज है, यहाँ सर्वाधिक बारिश होगा, लेकिन इस क्षेत्र में यानी बिहार के पश्चिमी भाग आते आते मानसून ठंडा पड़ने लगता है। नतीजा होता है कि यहाँ बारिश कम होती है। अक्टूबर के मध्य तक बिहार से मानसून वापस लौटने लगता है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जब हम देखते हैं तो स्पष्ट पता चलता है हम लोगों के बिहार के पूर्वी भाग, खास करके यहाँ अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वह जलवायु है आर्द्र जलवायु। जबकि उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ गोपालगंज को देखेंगे, बगल में सीवान को देखेंगे, सारण को देखेंगे, इन क्षेत्रों में आर्द्र या तो आर्द्र शुष्क जलवायु हमको देखने को मिलता है। तथा बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में ग्रीष्मकालीन जलवायु के अधिकांश वर्षा होने का मेन कारण यही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शरद ऋतु को। तीसरा जो है वह है शरद ऋतु। शरद ऋतु का जो जब हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि आसमान साफ हो जाता है। ठंडी जलवायु जो है वो मंद गति से स्थल से समुद्र की ओर, यानी कि यहाँ से अब ये बंगाल की खाड़ी की ओर धीरे धीरे प्रवाहित होना स्टार्ट होती है, यानी कि धीरे धीरे चलता है, जिसके कारण से प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप लोग याद रखेंगे कि यह कहता है कि स्थल भाग से समुद्र की ओर जब मंद गति से हवा चलने प्रारंभ करती है, जिसके कारण से प्रति चक्रवात की स्थिति होती है। यही कारण है कि शीत ऋतु में औसत तापमान जो है वह 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। यहाँ का तापमान हमको देखेंगे 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस ऋतु में सर्वाधिक जो ठंडा का महीना होता है वह जनवरी का होता है, जिसमें न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर करके 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यह न्यूनतम है, यह न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। शीत ऋतु में दिसंबर से जनवरी के महीने में बिहार में कभी कभी या तो प्रत्येक साल हल्की बारिश होती है, यानी हल्का वर्षा होता है। यह वर्षा जो होता है वह होता है पश्चिमी विक्षोभ। यह जो बारिश होती है वह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वर्षा होने से तथा ठंड के बढ़ने से इस समय पाला पड़ता है, पाला पड़ना स्टार्ट होता है। यह जो पाला है विशेषकर आलू के फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। यह पाला आलू के फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस ऋतु में भूमध्यसागरीय चक्रवाती तूफान आता है, जो कि नवंबर, दिसंबर या जनवरी में देखने को मिलता है। इससे झंझावत वर्षा होती है। इस ठंडा के ऋतु में देखेंगे झंझावत वर्षा होती है। सर्वाधिक जो ठंडा जिला है शरद ऋतु का, वह जिला पुनः आपको देखने को मिलेगा गया। यानी शरद ऋतु को आप देखेंगे कि सबसे ठंडा जिला है, तो आप याद रखेंगे कि सबसे गर्म जिला भी गया है, सबसे ठंडा जिला भी आपको गया ही देखने को मिलेगा। इस तरह से आज का मेरा यह बिहार की जलवायु से संबंधित जो ब्लॉग था वो मैं ख़त्म करता हूँ। आने वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बिहार की कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जो हमारे भी चैनल पे नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर करना और घंटी बजाना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।